हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत, हिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत हम लोग वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, इसके अंतर्गत ये हमारा भाग 6 और इस वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अंतिम रहेगा उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। आइए मित्रों, देर न करते शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन संस्कृत में क्या क्या छिपा हुआ है, आइए मित्रों देखें। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृत। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मित्रों, वैदिक युग या वैदिक काल या वैदिक युग, देखिए इसका समय, इसके अगर समय की चर्चा करें मित्रों तो 1500 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी से 600 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। और यह दो भागों में बांटा गया है, यह दो भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, इसका समय मित्रों, ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। जबकि उत्तर वैदिक काल का समय देखिए दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का समय मित्रों शेष 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, यानी बीसी तक। मित्रों देखिए, जो समय वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय है, वो ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल देखिए यह एक प्राचीन काल था। ठीक है, कैसा था? एक प्राचीन काल। देखिए एक एक को पढ़ते हैं। इस भाग में मित्रों हम ऋग्वैदिक काल को ही पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे उत्तर वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल यह एक प्राचीन काल था, प्राचीन काल था, अत्यंत पुराना समय आप कह सकते हैं। वैदिक काल का सबसे ज्यादा पुराना समय कौन सा है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत आने वाला ऋग्वैदिक काल है। ठीक है, और इसमें जाति निर्धारण, जाति का निर्धारण कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। जाति निर्धारण, क्योंकि देखिए दोनों में बहुत सारी तारतम्यता है, इसलिए बारीकियों को ध्यान देना है। जाति का जो निर्धारण है, वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। तो लिख देते हैं इस समय जाति का निर्धारण, जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, कर्म के आधार पर। ठीक है मित्रों, कर्म के आधार पर होता था। और यह काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। आइए अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल की राजनैतिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति में मित्रों ये लोग यानी आर्य, जो प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आने वाले जो आर्य और उनके जो मेंबर हुआ करते थे, सदस्य थे, और उनके जो परिवार थी वो कहाँ रहते थे? कबीलाई संरचना पर आधारित थे, कबीलों में रहा करते थे, इसलिए कबीलाई। ठीक है, कबीलाई संरचना पर आधारित थे, संरचना पर आधारित। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आर्य प्रारंभ में छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे।
ठीक है। और इनकी जो स्थिति थी वो कैसी थी, वो ग्रामीण स्थिति, पूर्णतः ग्रामीण स्थिति, ठीक है। इनकी स्थिति पूर्णतः ग्रामीण। और राजा को, ठीक है, जनस्थ और गोपा कहा जाता था। जन अन्य नाम भी है, आपको हम बता देते हैं। राजा को आप नोट कर लीजिएगा, राजा को जनस्थ, क्या, जनस्थ गोपा। देखिए ये उस समय की बात है जब हमारा समय चल रहा था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो उस समय राजा को जनस्थ गोपा गणपति, गणपति और विषपति के नाम से जाना जाता था। विषपति। कहीं कहीं मित्रों आपने देखा होगा गोपति जैसा शब्द किसके लिए यूज किया गया है, गोपति किसके लिए यूज किया गया है, और राजा जैसे व्यक्ति के लिए गोपति भी यूज किया गया है, ठीक है। और स्त्रियां जो हुआ करती थी उनकी स्थिति जो थी वो उत्तर वैदिक कालीन की अपेक्षा बेहतर था। कैसी स्थिति, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, सामान्य और अच्छी थी, या यूं आप कह सकते थे स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थी, सभा एवं समिति में भाग लेती थी, ठीक है, पार्टिसिपेट करती थी सभा एवं समिति। हमने पिछले वीडियो में बताया था मित्रों, सभा श्रेष्ठ एवं विशिष्ट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जन साधारण की संस्था थी। तो यहाँ पर आप पुनः एक बार समझ लीजिएगा, सभा विशिष्ट लोगों की संस्था। मित्रों विशिष्ट लोगों की संस्था थी, और इसके साथ साथ इनको एक अधिकार था, इनको कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त था उस समय। तो सभा में कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त था, न्यायिक अधिकार भी इनको प्राप्त था। किनको, सभा में, सभा के मेंबर को। और समिति सामान्य लोगों की संस्था थी, कैसे, सामान्य लोगों की संस्था, लोगों की संस्था थी, सामान्य लोगों की संस्था थी समिति। और स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी, ठीक है। आइए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार था। और नेक्स्ट मित्रों, राजा कोई अस्थाई सेना नहीं रखता था, कब, ऋग्वैदिक काल में। और जन की सबसे छोटी इकाई जो थी, जन जो थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। आइए, जन, ये भी क्या थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। नेक्स्ट मित्रों, बात करते थे राजा कोई नियमित सेना नहीं रखता था। ये बात को जरूर आप नोट करें, नोट में, राजा नियमित सेना नहीं रखता था, नियमित सेना नहीं रखता था, नियमित सेना नहीं रखता था राजा। उत्तर वैदिक काल से धीरे धीरे क्या है, नियमित सेना रखना शुरू कर देंगे। आइए आप इसे नोट कर लें, इसके बाद के तथ्यों को हम देखते हैं। वैदिक काल के कुछ प्रमुख क्षेत्र, इसका मतलब यह है आर्यों का कुछ ऐसा प्रचलित निवास स्थान, ठीक है, वो भारतीय उपमहाद्वीप में। तो पहला है सप्त सैंधो प्रदेश, सप्त सैंधो प्रदेश, सैंधो प्रदेश, सप्त सैंधो प्रदेश। मित्रों सप्त सैंधो प्रदेश के अंतर्गत 6 नदियों के क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे सिंधु, सतलज, सरस्वती,
राबी, चिनाब, ब्यास और झेलम। देखिए, सिंधु, सतलज, सरस्वती, राबी, चिनाब, ब्यास और झेलम। ठीक है। सप्त सैंधव का क्षेत्र था 7 नदियों का क्षेत्र, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है मित्रों, सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं इन नदियों के क्षेत्र, ये सबसे प्रिय क्षेत्र हुआ करता था। इसके बाद ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि का क्षेत्र था। वो ब्रह्मावर्त जो था, आइए देखते हैं, सप्त वैदिक काल के कुछ प्रमुख क्षेत्र में ब्रह्मावर्त, कौन सा? ब्रह्मावर्त। और ब्रह्मावर्त के अंतर्गत मित्रों क्या था? दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। तो दिल्ली का क्षेत्र, वर्तमान में जो दिल्ली है उस समय ब्रह्मावर्त के क्षेत्र से संबंधित था। उसके बाद ब्रह्मावर्त, देखिए, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि क्षेत्र, ऋग वैदिक काल में जो ब्रह्मर्षि क्षेत्र था वो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ठीक है मित्रों, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कौन था? ब्रह्मर्षि क्षेत्र था। इसके बाद देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो आर्यावर्त। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्यावर्त के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि आर्यों के किस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया, तो उत्तर रहेगा हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र। तो आर्यावर्त हिमालय से, मित्रों, हिमालय से विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, ये आर्यावर्त उस समय ये क्षेत्र था आर्यों का। इसके बाद उत्तर पथ, विंध्याचल के, यहीं पर लिख देते हैं, विंध्याचल के, विंध्याचल के उत्तर का क्षेत्र, ये क्या था? उत्तर पथ था। क्या था मित्रों? उत्तर पथ था। जबकि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का क्षेत्र उस समय आर्यों के दक्षिणावर्त का क्षेत्र था। विंध्याचल के, विंध्याचल के दक्षिण का क्षेत्र, का क्षेत्र क्या था? दक्षिणावर्त। क्या था मित्रों? दक्षिणावर्त था। ठीक है। और अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग कर के रूप में प्राप्त होता था। तो इस पॉइंट को भी समझेंगे। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत या उत्तर वैदिक काल से जो संबंधित है अथर्ववेद, वो क्या बताता है कि आर्यों के समय राजा को आय का 16वां भाग कर के रूप में प्राप्त होता था। राजा को आय का, आय का 1/16वां भाग कर के रूप में, कर के रूप में प्राप्त होता था या मिलता था? प्राप्त होता था। ठीक है। नेक्स्ट मित्रों, नेक्स्ट वैदिक काल में बलि का, ठीक है, प्रचलन प्राप्त होता है और बलि एक कर के रूप में जाना जाता था। तो ऋग वैदिक काल में बलि एक कर था। क्या था? टैक्स था या कर था। नेक्स्ट, अब मित्रों हम देखते हैं ऋग वैदिक कालीन समाज। आप इसे नोट कर लें। मित्रों आप देखते हैं ऋग वैदिक कालीन समाज। ऋग वैदिक कालीन समाज।
ऋग्वैदिक कालीन समाज का जो सामाजिक संबंध का आधार था वो क्या था? गोत्र एवं उनका जन्म मूलक संबंध था। तो लिखते हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज का जो सामाजिक संबंध है, देखिए सामाजिक संबंध, सामाजिक जो संबंध का आधार है, सामाजिक संबंध का आधार क्या? गोत्र है। सामाजिक संबंध का आधार, आधार क्या मित्रों? गोत्र। ये बात जाने क्या था? गोत्र था। और क्या था? जन्म मूलक संबंध। जन्म मूलक संबंध, जन्म मूलक संबंध। नेक्स्ट, व्यक्ति की पहचान कैसे होती थी? यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो व्यक्ति की पहचान उसके गोत्र से होती थी। कहाँ? ऋग्वैदिक काल में। व्यक्ति की पहचान, पहचान किससे होती थी? गोत्र से होती थी। किससे मित्रों? गोत्र से होती थी। और ऋग्वैदिक कालीन समाज 3 भागों में विभाजित था, जबकि उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 भागों में विभाजित हो जाता है। आप जानिए विभाजन, यानी ऋग्वैदिक कालीन समाज 3 भागों में, कितने? 3 भागों में विभाजित था। एक था पुरोहित। पहला क्या है? पुरोहित, पुरोहित। दूसरा राजा। देखिए राजा का तात्पर्य यहाँ पर राजन्य है, ठीक है, क्योंकि राजा एवं राजन्य में राजशाही परिवार और इनके रिश्तेदार आते हैं। राजन्य। और तीसरा सामान्य, सामान्य जनता या सामान्य लोगों का जो वर्णन मिलता है वो किसे? राजा और पुरोहित से नीचे के भाग है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन समाज, जो समाज का जो आधार है और इनके परिवार, ठीक है, इनके क्या है? परिवार, ठीक है, परिवार का बेस है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। और समाज का जो सत्ता है, सामाजिक सत्ता, वो किसके हाथ में है? पितृसत्तात्मक की मातृ सत्तात्मक? तो मित्रों ये पितृसत्तात्मक है। सत्ता वो पितृसत्तात्मक। कैसा है? पितृसत्तात्मक। जबकि हमने चर्चा किया था सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की जो सत्ता थी वो मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। यहाँ क्या है? पितृसत्तात्मक सत्ता है। महिलाओं की जो स्थिति है वो कैसी है? वो बेहतर है। उत्तर वैदिक कालीन की अपेक्षा इसमें बेहतर, पहले बेहतर रहेगी, इसके बाद जो उत्तर वैदिक कालीन जो संस्कृति आएगी उसमें महिलाओं की स्थिति इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। तो महिलाओं, महिलाओं की स्थिति बेहतर है, बेहतर एवं अच्छी, ठीक है, बेहतर एवं अच्छी है। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने बताया था आपको महिलाएं सभा एवं समिति में भाग लेती थी, सभा एवं समिति में भाग लेती थी, स्थिति बेहतर थी तभी भाग लेंगी इसमें, नहीं तो उसमें शामिल होने का कोई वही नहीं बनता, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसी चीजें तो ऋग्वैदिक काल में थी नहीं, ये उत्तर वैदिक काल का विषय रहेगा, ठीक है। महिलाओं को अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। महिलाओं को अपने पति के साथ, पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का, भाग लेने का अधिकार था, अधिकार था, ठीक है मित्रों। और गाय को अघन्या यानी ना मारे जाने योग्य पशु का वर्णन, ऐसा वर्णन मिलता है।
तो गाय को अधन्या लिख लेंगे, गाय को अघन्या, अघन्या यानी वध ना करने योग्य, अत्यंत पवित्र, वध ना करने योग्य कहा गया है, कहा गया है या बताया गया है। ठीक है मित्रों। और मुख्य भोज्य पदार्थ में यदि मित्रों हम लोग अनाज की बात करें तो इसमें चावल एवं जौ का उल्लेख मिलता है। मुख्य अनाज, अनाज क्या है? चावल प्लस जौ, चावल और जौ का उल्लेख मिलता है। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो स्त्रियां, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जीवन भर जो अविवाहित रहने वाली स्त्रियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता है। अमाजू, अमाजू जीवन भर विवाह ना करने वाली यानी आजीवन, आजीवन अविवाहित स्त्रियां, आजीवन अविवाहित स्त्रियां क्या कहलाती हैं? अमाजू कहलाती हैं ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन के अन्य तथ्य, जिसमें ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, आभूषण और ऋग्वैदिक कालीन देवता तथा नदियों के नाम। बहुत सारे तथ्य हैं मित्रों, बने रहें वीडियो में। मित्रों देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन आभूषण। ऋग्वैदिक कालीन आभूषण, ऋग्वैदिक कालीन आभूषण। इसमें देखिए मित्रों जो आभूषण है, एक है क्या? कर्ण शोभन। ऐसा प्रश्न कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो कान के जो आभूषण है वो क्या है? कर्ण शोभन। कान के आभूषण, ऐसा माना जाता है कि उस समय कान में जो पहनती थी महिलाएं, वो क्या कहती? कर्ण शोभन। और कुछ पुरुष एवं महात्मा भी इसको धारण करते थे। ठीक है, जैसे कुछ देवताओं को अलंकृत करने के लिए कर्ण के आभूषण यानी कर्ण शोभन पहनाए गए। और उसके बाद कुरीर, कुरीर सिर पर धारण करने वाले, धारण करने वाले आभूषण, आभूषण है। नेक्स्ट मित्रों बात करेंगे निष्क। गले के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क क्या है? गले, गले का हार। गले के हार को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था, यानी गले का आभूषण था। इसके बाद ज्यो, ज्यो चनी, ये क्या था? अंगूठी, अंगुली की, ठीक है, आभूषण है। नेक्स्ट अब बात करेंगे मित्रों ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। आप इसे नोट कर लें। मित्रों देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी क्या थी उस समय ऋग्वैदिक काल की? तो अर्थव्यवस्था का जो आधार था यानी मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि, कृषि एवं पशुपालन, ये क्या था? अर्थव्यवस्था का आधार था। और पशुधन उस समय, पशुधन
उस समय सबसे क्या था कि सबसे ज़्यादा मुख्य संपत्ति का हिस्सा माना जाता था। तो कृषि ना करके बल्कि मुख्य संपत्ति क्या थी? गोधन हुआ करती थी। मुख्य संपत्ति, मुख्य संपत्ति क्या थी? गोधन थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मित्रों, ऋग्वैदिक कालीन, ठीक है। आर्य मुख्यतः देखा जाए, ऋग्वैदिक काल में आर्य मुख्यतः 3 धातुओं से परिचित थे। ऋग्वैदिक काल में आर्य मुख्यतः 3 धातुओं से परिचित थे। 3 धातुओं से परिचित थे। कौन कौन सा 3 धातुओं से परिचित थे मित्रों? देखते हैं, सोना, कांसा, सोना, कांसा और तांबा। यहां पर नोट में हम लिख देते हैं, ऋग्वैदिक काल के आर्य लोग या फिर जो समाज था वो लोहे से परिचित नहीं था, परिचित नहीं था। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मित्रों कि जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य या फिर समाज हैं उसको लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि कारण ये है कि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल में हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन देवता। देवता, और एक बात और समझते हैं कि देवता का संबंध भी हुआ करता था। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें, इंद्र, इंद्र देवता, इंद्र देवता जो थे उनका संबंध वर्षा किससे था? वर्षा एवं युद्ध, ठीक है, वर्षा एवं युद्ध के, युद्ध का देवता, ठीक है। वर्षा एवं युद्ध के देवता को क्या कहा जाता था? इंद्र कहा जाता था, ठीक है। और अग्नि जो देवता थे वो अग्नि देवता, अगले जो देवता हैं अग्नि देवता, मनुष्य के मध्य, मनुष्य के मध्य या बीच मध्यस्थता, मध्यस्थता के देवता, मनुष्य के मध्य मध्यस्थता का देवता थे, यानी सामंजस्य, सामंजस्य के देवता थे। नेक्स्ट मित्रों, वरुण, पृथ्वी एवं, पृथ्वी एवं सूर्य, ये बात जानते रहे, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता किसको? वरुण को कहा जाता था, निर्माता। नेक्स्ट, विष्णु, जग के पालनहार देवता, जग के पालनहार देवता, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम मित्रों आप समझते हैं कि यहाँ ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम, जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां यानी प्राचीन, प्राचीन समय में, और इसके बाद वर्तमान में इनका नाम, वर्तमान नाम क्या है? जैसे अगर देखा जाए बितस्ता, उस समय बितस्ता क्या है? झेलम नदी,
ठीक है। वितस्ता क्या थी? झेलम नदी थी। आधुनिक नाम झेलम नाम है, लेकिन ऋग्वैदिक कालीन क्या है? वितस्ता नदी है। नेक्स्ट है अस्किनी। अस्किनी का तात्पर्य क्या है? चिनाब। ऋग्वैदिक काल में अस्किनी जो थी वो वर्तमान में क्या है? चिनाब है। तीसरा परुसड़ी। परुसड़ी नदी क्या है वर्तमान में? राबी नदी। क्या? राबी नदी। वर्तमान की जो राबी नदी है वो उस समय परसड़ी नदी के नाम से जानी जाती थी। चौथा सतुद्री। सतुद्री नदी ये सतलज नदी थी। ये सतलज नदी है। वर्तमान की जो सतलज नदी है वो उस समय यानी ऋग्वैदिक समय में क्या थी? सतुद्री थी। पांचवा बिपाशा। ये क्या है? ब्यास नदी। बिपाशा ऋग्वैदिक काल में बिपाशा, अब वर्तमान में क्या है? ब्यास नदी। ठीक है मित्रों। अब जो वर्तमान में देखिए एक है गंडक नदी। गंडक नदी को पूर्व में क्या कहा? सदानीरा नदी। सदानीरा नदी क्या है? गंडक नदी। गंडक नदी वर्तमान में। ये मित्रों ठीक है। आज के वीडियो में मित्रों ऋग्वैदिक काल को हमने कंप्लीट किया। पूरी बारीकी के साथ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और मित्रों इसके बाद उत्तर वैदिक काल को हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। और उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट करने के बाद जितना हमने वैदिक काल को पढ़ाया उससे बनने वाले जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसकी भी चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई मित्रों तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।